16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो विधायक दल के नेताओं के साथ आज करेंगे बैठक। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 134 करोड़ के करीब पहुंचा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में सिर्फ रांची में कोरोना संक्रमण के मिले 4 नए मामले। और रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में बलि चढ़े बकरों से बनेगी बिजली। साफ सफाई को लेकर भी जिला प्रशासन ने बनाई नई रणनीति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। ये सम्मेलन गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर तरीकों को साझा करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री इसके बाद कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है कि किस तरह से विभिन्न राज्य एक दूसरे की प्रगति से संदेश और संकेत दोनों लेते हुए आगे बढ़ें, किस तरह से एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया जाए और किस तरह से जो विकास के मॉडल हैं वो अन्य राज्यों में भी प्रतिस्थापित किया जाए, किस तरह से उनमें एक समन्वय से विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा जाए और कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं और किस तरह से कार्यकर्ताओं को और अधिक जागृत किया जाए, जागरूक किया जाए, किस तरह से उनमें जोश भरा जाए जिससे कि वे पूरी तरह से आम आदमी से जुड़ सकें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात काशी में विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री रात्रि में विश्वनाथ मंदिर परिसर देखने गए, जहां उन्होंने चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बाद में वे बनारस रेलवे स्टेशन भी गए। काशी की सड़कों पर भ्रमण करते हुए आम लोगों से उनका हालचाल पूछा। मंदिर परिसर देखने गए, जहां उन्होंने चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री बनारस शहर की सड़कों पर भी विकास कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते नजर आए। यहां उन्होंने सड़क पर मिले चल रहे आम लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। इससे पहले कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए और मां गंगा को उनकी कृपा के लिए नमन किया।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अब से थोड़ी देर बाद 1 बजे विधायक दल के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधायक दल के नेताओं से चर्चा होगी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वरीय पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और फिर 3 बजे प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ विधानसभा अध्यक्ष की बैठक होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा और राज्यसभा में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर प्रश्नकाल में चर्चा हुई। आज दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण बिल चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। में विनियोग सांख्या 5 विधेयक 2021 को विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। विधेयक में वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। वहीं राज्यसभा में आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 को विचार और पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को भी चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। तो राज्यसभा में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक 2021 पर आज चर्चा होने की संभावना है। तो वहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर भी होगी चर्चा राज्यसभा में। संसद का शीतकालीन सत्र और कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध, बेहद अहम। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंकों से अनुसूचित जनजाति को ऋण मुहैया कराने के नियम में लचीलापन लाने की सलाह दी है। सचिवालय सभागार में इस विषय पर कल हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन के कारण अनुसूचित जनजाति को ऋण नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वे आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक को जमीन पर निर्मित अचल संपत्ति पर ऋण मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अनुसूचित जनजाति की जमीन छिन जाएगी तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। श्री मरांडी ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है। यहां तक कि उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में भी धांधली का आरोप लगाते हुए जेपीएससी अध्यक्ष को तुरंत हटाने की मांग की। भाई उन्होंने जो वादा किया था सरकार तो उसको काम पूरा करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बेरोजगार देंगे, उन्होंने कहा था भत्ता देंगे। रोजगार और भत्ता की बात तो छोड़ दीजिए। आज जो लोग बीपीएस में पिछले सातों में से तो शुरू से ही उन्होंने गड़बड़ी शुरू कर दी। इसलिए हम लोगों ने तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पर रहे हैं। बार बार हम सब लोग कह रहे हैं कि भाई उस परीक्षा को रद्द करें, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जो जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको तो सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए, हटानी चाहिए। उनके रास्ते निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसकी एक आदत है, निष्पक्ष कोई परीक्षा होगी, इसकी कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं दिखता। क्योंकि आज भी आप सबने अभी तक रिजल्ट जो कितना 40-45 दिन हो गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,784 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,995 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में इस बीमारी से 252 लोगों की मौत हुई है। देश में इसके साथ ही 88,993 हो गई है और इस बीमारी से देश में अब तक 3,41,38,763 लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना को मात देने के लिए अनवरत जंग जारी है।
जिसमें कोरोना योद्धाओं को लगातार सफलता मिल रही है। राज्य में दैनिक मामलों के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और वे सभी मामले राजधानी रांची से हैं। राज्य में इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 121 पहुंच गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला दुनिया के 60 से अधिक देशों में पहुंच गया है। इसके नए स्वरूप से वैश्विक खतरा बेहद अधिक हो गया है। इसकी गंभीरता पर चिकित्सकीय आंकड़े अभी सीमित हैं। इन हालातों के बीच टीकाकरण की रफ्तार और तेज की जा रही है ताकि संक्रमण के खतरों को कम किया जा सके। देश में कोविड रोधी टीकाकरण करीब 134 करोड़ पहुंच गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की श्रृंखला में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर को और व्यवस्थित कर विश्व स्तरीय बनाने में जुटा है। जिला प्रशासन अब यहां से नदियों में बहाए जाने वाले फूल से अगरबत्ती और मंदिर में बलि देने वाले बकरों के अपशिष्ट से बिजली बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि इसके तहत मंदिर परिसर में कुल 72 लाख रुपए की लागत से 3 अलग अलग प्लांट की स्थापना की जाएगी। बकरे का दिया जाएगा। इसमें हम लोग बेसिकली एक टोकन सिस्टम बना देंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है वो बलि देना चाहता है तो उनको एक टोकन दिया जाएगा। उसके बाद जो बकरे की बलि दी जाएगी वो अपना प्रसाद उसी टोकन नंबर के आधार पर ग्रहण कर लेंगे और जो वेस्ट बचेगा, चाहे वो ब्लड हो या फिर जो बकरा का बलि हुआ उसमें जो वेस्ट बचा, वो एक मिथिलेशन प्लांट वहां पर जो सेमी ऑटोमेटेड प्लांट होगा वो स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे लगभग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 23 किलोवाट बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि मंदिर का ही कैंपस में जो स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बिजली का प्रयोग होता है उसमें उसको यूज किया जाएगा। मंदिर प्रशासन और यहां आसपास के दुकानदार भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे निश्चित रूप से काफी फायदा होगा। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे जिला प्रशासन, हमारे डीसी महोदया का भी आभार व्यक्त करते हैं। श्रद्धालु होने के नाते जब मैं मंदिर आया तो यहाँ पर मालूम चला कि रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा DFMT फंड के द्वारा बिजली निस्तारण हेतु यहाँ के जो अपशिष्ट निकलते हैं उनका शोधन करते हुए बिजली उत्पादन करने की परियोजना पर कार्य हो रहा है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और अब बात करते हैं भारत के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम की। इस कड़ी में आज हम प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। इसके साथ ही एनी बेसेंट और शहीद देवी सिंह गुर्जर की कथा से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1910 को हुआ था। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से एक हैं। 1930 के दशक के दौरान वे रिपोर्टर के रूप में समाचार पत्र वंदे मातरम के लिए काम किया करते थे। बाद में उन्होंने दैनिक अखबार वीर भारत और साप्ताहिक भूचाल के लिए संपादक के रूप में भी सेवाएं दी। अश्क का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था। लेखक के रूप में उनका आरंभिक जीवन लाहौर में उर्दू लेखक के रूप में गुजरा, लेकिन बाद में प्रेमचंद जी के प्रोत्साहन पर वे हिंदी में लिखने लगे। अश्क का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गिरती दीवारें, जिसमें 1930 के दशक में
ब्रिटिश भारत में पंजाबी युवक के दुख दर्द और संघर्ष का विस्तृत वर्णन किया गया है। उपन्यास का नायक उस समय के दौरान सामाजिक परिवर्तन का साक्षी और प्रतिभागी है और परंपराओं का बोझ कम होने की सराहना करता है। अश्क ने 1941 से 1945 तक नाटककार और हिंदी सलाहकार के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया। यहाँ उनके सहयोगियों में कृष्ण चंदर और सादत हसन मंटो थे। 1944 में वे प्रोडक्शन कंपनी फिल्मिस्तान के लिए संवाद और पटकथा लिखने के लिए बम्बई चले गए। वहाँ वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए और अपने सबसे चर्चित नाटकों में से एक तूफान से पहले लिखा। उस नाटक का मंचन बलराज साहनी ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने उस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत अश्क इलाहाबाद चले गए और पब्लिकेशन हाउस की स्थापना की। 1965 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी ने हिंदी के अग्रणी नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया। 1996 में अश्क का निधन हो गया। चौदह दिसंबर 1921 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय शिक्षा में योगदान के लिए सम्मान के तौर पर एनी बेसेंट को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह संस्थापक एनी बेसेंट भारत में अपने आरंभिक दिनों से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़ी रही। 1898 में उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की और कुछ साल बाद 1904 में उन्होंने बालिकाओं के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया। कॉलेज के कार्य में उनकी सहायता के लिए विदेश से भी विद्वान आए, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में भारत के गौरवशाली अतीत का संचार करना था। बाद में ये संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गए। हम आज मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के शहीद देवी सिंह गुंटिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 30 नवंबर 1857 को शाहपुर पुलिस थाने को जलाने और जबलपुर सिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। देवी सिंह ने 7 दिसंबर 1857 को कैप्टन वूली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से युद्ध में 1,500 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था। अपनी सेना की पराजय के बाद वे बच निकले, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देवी सिंह को 14 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। महान योद्धा को शत शत नमन। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा जिले में अब तक 2,16,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा कि जल्द से जल्द जिले में हर पात्र व्यक्ति को कोरोना रोधी टीके से आच्छादित कर दिया जाएगा। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कल लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड के मनहू पंचायत में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो और उप विकास आयुक्त ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आपके अधिकार कार्यक्रम में आए आवेदनों के निष्पादन, कोरोना रोकथाम और अन्य कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। खूंटी में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, पेंशन, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आमजनों को लाभान्वित किया गया। गढ़वा जिले के विभिन्न पंचायतों में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ऑन द स्पॉट कई मामलों का निष्पादन करते हुए लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर दर्ज केस रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए देवघर डीसी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त कर दी। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश एवं पुलिस उपाधीक्षक
यातायात के नेतृत्व में स्थानीय कचहरी चौक पर अभियान चलाकर कुल 17 वाहनों से 26,500 रुपए वसूले गए। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भू अर्जन के लिए रैयतों को अविलंब राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के जोनल कमांडर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से AK-47 की 6 गोलियां और 10,000 नगद रुपए समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं। धनबाद की टुंडी MP पुलिस ने साइबर अपराध के मामले में हरिहरपुर थाना क्षेत्र के गोमो से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर अपने साथ मध्य प्रदेश ले गई। यह मामला फर्जी तरीके से लगभग 10 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 18 दिसंबर को राजधानी रांची के हरमू में होगी। इस बैठक की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। राज्य भर में रात्रि के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 1 सप्ताह में राज्य में बादल छाने के आसार नहीं के बराबर हैं। मौसम साफ होने से कनकनी बढ़ेगी और ठंड का एहसास भी होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में और भी गिरावट के आसार हैं। इससे राज्य में कंपकपी बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर भी राज्य में देखने को मिलेगा। अपराध अनुसंधान विभाग ने साइबर अपराध से जुड़े मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा फर्जी बैंक मैनेजर बनकर KYC अपडेट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। अपराध अनुसंधान विभाग CID ने तपन कुमार दत्त नामक एक साइबर अपराधी को दुमका जिले से गिरफ्तार किया है। रांची में CID के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध कर्मी द्वारा बैंक मैनेजर बनकर KYC अपडेट के नाम पर एक व्यक्ति से 2,24,000 रुपए की ठगी की गई है। गिरफ्तार अपराध कर्मी मूल रूप से रामगढ़ जिले का रहने वाला है। CCPS CID का 6/18 केस में वांटेड चले आ रहे तनुप कुमार दत्त, जो SBI ब्रांच मैनेजर के नाम रूप में जो है अपने आप को डिस्गाइज करके करीब 2,24,000 रुपया विक्टिम से पैसा हड़प लिया था। और इसको हम लोग वर्क करके तनुप कुमार दत्त को अभी जो है पकड़ के लाया गया दुमका से। CID के पुलिस अधीक्षक कार्तिक S ने बताया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आम जनता भी जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बैंक डिटेल, आधार, पैन कार्ड और मोबाइल से जुड़ी जानकारियों को बिना सोचे समझे किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। लोगों का मैसेज ये है यार कि बार बार हम लोग इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद अभी बहुत हद तक जो है लोगों में जागरूकता आ रखी है कि कोई भी अननोन नंबर से कॉल करता है तो उनको जब भी कॉल उठाते हैं और इस टाइप का अपना KYC डिटेल्स मांग रहे हैं, या KYC डिटेल्स माने कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी जो अपना आइडेंटिटी स्पेसिफिक जो भी नंबर्स है, तो उस नंबर के बारे में कोई भी मांगेगा तो आप डेफिनेटली आपको देने का जरूरत बिल्कुल है नहीं। गिरफ्तार तनु कुमार दत्त इससे पहले साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले में हैदराबाद में भी 1 साल तक जेल में रह चुके हैं। CID की टीम अनूप के नेटवर्क से जुड़े दूसरे सदस्यों को भी पकड़ने की तैयारी में है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के किशोरियों एवं युवतियों को तेजस्विनी परियोजना के तहत कौशल प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। बनाने में तेजस्विनी परियोजना वरदान साबित हो रही है। तेजस्विनी परियोजना के तहत जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के युवा उत्प्रेरकों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर पढ़ाई छोड़ चुके किशोरियों की पहचान कर क्लब का गठन करें। मैं नारायणपुर प्रखंड में चल रहे तेजस्विनी परियोजना का क्षेत्र समन्वयक हूँ। आज हमारे प्रखंड कार्यालय में सभी युवा उत्प्रेरकों को बुलाया गया है। आज यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है।
इस प्रशिक्षण शिविर में मोबाइल बेस्ड एक एप्लीकेशन है साइकोमेट्रिक टेस्ट के संबंध में, जो सभी युवा उत्प्रेरक आज ले रहे हैं। इसके बाद वो सभी अपना क्लब स्तर में जाके सभी किशोरी तेजस्विनी क्लब से जुड़े हुए जिनका 16 से 24 साल का आयु वर्ग है, उन सभी का साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा। मैं आज टेट का प्रशिक्षण लेने आई हूँ और मुझे खुशी लग रहा है कि मैं इस प्रशिक्षण को लेके इस किशोरिया नृत्यों को जाके व्यवसायिक एवं व्यापारिक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ पाऊंगी। मैं बहुत अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं काम करता हूँ। समन्वयक बाबूलाल दास ने बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत किशोरियों एवं युवतियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद के साथ साथ अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि समाज के नव निर्माण में महिलाएं भी अग्रणी भूमिका निभा सके। अभी AGYW का साइकोमेट्रिक टेस्ट चल रहा है। इसके पश्चात किशोरियों को वोकेशनल स्किल और बिजनेस स्किल के लिए जोड़ा जाएगा और साथ ही उनको जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा। परियोजना के माध्यम से की जा रही पहल से महिलाओं में कुछ कर गुजरने को लेकर आत्मबल पैदा हो रहा है। इतने दिन से जो लोग चाह रहे थे कि नहीं जो काम सीखने का वो चीज आने वाला, तो इस हम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा उस चीज को हम लोग पूरा करेंगे। घर घर जाके उन लोग को ट्रेनिंग देंगे कि कौन इसमें भाग लेगी और क्या क्या सीखेगी। परियोजना का उद्देश्य आज पूरा होने जा रहा है, जिसमें हमें बहुत खुशी मिल रहा है। 2 साल से पूरी AGYW इस दिन का बहुत से दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोगों का उद्देश्य पूरा होगा, कब हम लोग सशक्त हो पाएंगे, कब हम लोग मजबूत हो पाएंगे। तेजस्विनी परियोजना से समाज में रूढ़िवादिता तो समाप्त होगी ही, प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं समाज को नई दिशा दिखाने में मददगार साबित होंगी और उनके परिवार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो विधायक दल के नेताओं के साथ आज करेंगे बैठक। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 134 करोड़ के करीब पहुंचा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में सिर्फ रांची में कोरोना संक्रमण के मिले 4 नए मामले। और रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में बलि चढ़े बकरों से बनेगी बिजली। साफ सफाई को लेकर भी जिला प्रशासन ने बनाई नई रणनीति। ये खूंखार हैं, खौफनाक हैं, जहरीले हैं और हिंसक भी हैं, पर वे निरीह हैं, मासूम हैं और बेहद सुंदर हैं। हो सकता है वन्य प्राणियों के इस अनूठे संसार को जंगलों में जाकर निकट से देखना हमारे लिए संभव न हो और न उनके लिए जो जंगलों के निकट ही रहते हैं। लेकिन भगवान बिरसा जैविक उद्यान में कई प्रकार के वन्य